बात बात में बात, यह मेरी सीरीज का नाम मैंने रखा है। इसकी पहली किस्त पिछली बार आपने सुनी है, अब ये दूसरी किस्त है। असल में हमारे शहर दुर्ग की एक प्यारी सी लेखिका बिटिया मधु चतुर्वेदी आजकल दिल्ली में है। बहुत अच्छी कविताएं लिखती है और बहुत प्यारी बच्ची है। उसने और कई दोस्तों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो मैंने उनसे कहा कि एक मामूली आदमी की ज़िंदगी में आत्मकथा क्या होती है, इसे तो बड़े लोग लिखते हैं। हमारे पास कुछ यादें होती हैं, कुछ संस्मरण होते हैं, क्या इनको जोड़ दें तो आत्मकथा बन जाती है? मधु ने कहा कि अंकल आप लिखिए, और जिस तरह से भी आप लिखना चाहें लिखिए, लोग आपको पढ़ेंगे, क्योंकि फेसबुक पर आप बहुत सक्रिय हैं, किताबें आपने बहुत लिखी हैं, भाषण भी आपने बहुत दिए हैं, लोग आपको जानते हैं। लेकिन मधु ने एक लिबर्टी मुझसे ली। उसने कहा अंकल आप अपनी जो आत्मकथा लिखेंगे या अपने मेमोयर्स कह सकते हैं, आप उनको संस्मरण कह सकते हैं, वो आप लिखिए, लेकिन उसका टाइटल मैं दूंगी आपको, क्योंकि आप पुरानी यादें करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा जो किताब आप लिखेंगे या जो सीरीज़ आपकी चलेगी उसका टाइटल होगा ज़िंदगी रिवर्स गियर। तो आजकल के बच्चे थोड़ी अंग्रेज़ी भी हिंदी में मिला देते हैं, लेकिन ज़िंदगी रिवर्स गियर इतना अच्छा टाइटल है कि मुझे ये अच्छा लगा, और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि जब मैं कोई किताब लिखूंगा या कोई इस तरह की संस्मरणों की श्रृंखला या सीरीज लिखूंगा तो उसका टाइटल ज़िंदगी रिवर्स गियर ही होगा। मुझे अचरज हुआ जब उसने मुझसे इस तरह की बात की। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पुराने वर्षों में लौटा, तब मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इतने बरस बाद अब जब पीछे की ज़िंदगी को देखता हूँ तो जो शुरू के 12 साल थे, फिर उसमें और जो 6 साल थे, मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हर नौजवान की तरह 17 साल से 29 बरस की उम्र का रहा है। और उसमें भी जो 17 बरस की उम्र से और अगले 6 साल में जब 23 बरस का हुआ, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मुझे ज़िंदगी में कितने बड़े लोगों से नज़दीक होने का मौका मिला। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर नहीं हुआ, उतने बड़े लोग मुझसे कभी नहीं मिले। मैं 1957 में समाजवादी नेता, देश के बहुत बड़े बौद्धिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहुत करीब आ गया था। मैं उसके बाद हिंदी के बहुत बड़े यशस्वी कवि, जो अपने समय के आज तक सबसे बड़े कवि माने जा रहे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, मेरे पिता की उम्र के, मैं उनके बहुत करीब हो गया। मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से बहुत निकट हो गया था। और जवाहरलाल नेहरू का तो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में पूरे करीब 27-28 विश्वविद्यालयों के छात्रों के सामने इंटरव्यू लिया था। और हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवि, लोकप्रिय कवि, युगांतरकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैं उनसे भी मिलाया। और हिंदी की खड़ी बोली के, गद्य के, प्रोस के जो सबसे बड़े आचार्य हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। उम्र के लिहाज से भी हैं, अनुभव के लिहाज से भी हैं, लेखन के लिहाज से भी हैं। खैरागढ़ नाम के छोटे से कस्बे में वो पैदा हुए और 26 साल की उम्र में हिंदी की जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी साहित्यिक, सरस्वती, उसके वो संपादक बन गए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से मैं बहुत उनके नज़दीक आया। कभी होता है किसी की ज़िंदगी में इतने लोग एक साथ एक छात्र के जीवन में आ जाएं, और एक नाम और है जो सबसे चमकीला है, प्रसिद्धि के लिहाज से वो कम नहीं है। रजनीश जैन के नाम से हम उनको जानते थे, लेकिन वो ओशो हैं। एक साल मुझे ओशो ने भाषण देने की कला सिखाई। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे लौट कर याद करता हूँ तो अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं कि बात की ज़िंदगी में लोग मिले नहीं। मैं राजनीति में रहा तो मैं इंदिरा जी के करीब था, राजीव गांधी के करीब आया, पीपी नरसिंह राव के करीब आया, अटल बिहारी वाजपेयी मुझको, मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। हिंदी के बहुत बड़े लेखक निर्मल वर्मा को कौन नहीं जानता, ज्ञानपीठ के पुरस्कार के मध्य प्रदेश के पहले विजेता नरेश मेहता को कौन नहीं जानता, गांधीवादी बहुत बड़े साहित्यकार और इतिहासकार धर्मपाल को कौन नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सबसे नामचीन रहे हैं पीएन भगवती,
वो मुझको बेटे जैसा मानते थे। और किस्मत का रेला तो ऐसा था कि एक समय मुझे खुद यकीन नहीं होता कैसे हो गया, मैं दिलीप कुमार के बहुत करीब आ गया था। और राजेश खन्ना जो फिल्म स्टार हैं वो तो मेरे दोस्त रहे, लेकिन जो शुरू के 6 लोगों का नाम 7 लोगों का नाम मैंने आपको बताया, जो मैं छात्र था जिस समय और करीब करीब पढ़ाई जब खत्म की तब तक की ये बात है, उनकी बात अलग है। वो 6 साल मेरे लिए फिक्स डिपॉजिट अमाउंट की तरह हैं। जब मैं पुरानी ज़िंदगी की याद करता हूँ तो उसका ब्याज निकालता हूँ फिक्स डिपॉजिट से, उससे आज की ज़िंदगी में चला लेता हूँ। वे सब चले गए, 1960 के दशक में वे सब चले गए, लेकिन चले वो गए लेकिन ज़िंदगी मेरी अनाथ करके चले गए। नौजवानी का समय तो किसी भी आदमी की ज़िंदगी में सबसे बेहतर होता है। फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तब अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ब्लिस वॉज इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जिंदा रहना एक वरदान रहा है, लेकिन जो उस वक्त नौजवान रहा है वो तो स्वर्ग के सुख के बराबर था। मैं भाग्यवान रहा कि मुझे कुछ और लोगों का साथ मिला, बाद में मिला, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला जिनको मैं ऋषि कहता हूँ। वो बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े ऋषि थे। हमारे यहाँ 7 ऋषियों की कहानी है, 7 ऋषियों की कहानी है। कहते हैं एक ध्रुव तारा होता है, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, उस ध्रुव तारे के चारों तरफ 7 ऋषि, 7 तारे घूमते हैं, उनको सप्त ऋषि कहते हैं। तो मुझे अब घमंड होता है कई बार कि क्या मैं ध्रुव तारा था कि जिसके चारों ओर ये 7 ऋषि घूमते थे, या इसका ठीक उलट सही था कि मैं इन 7 ऋषियों के चारों तरफ घूमता हूँ आज तक भी। इनमें अभी अभी हाल में जिनका निधन हुआ, बहुत तकलीफ देह अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनके बहुत बहुत करीब था। सबसे शीर्ष जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज मुझे पता नहीं कितना चाहते थे, मैं आपसे कह नहीं सकता। हमारे बड़े धर्म गुरु तिब्बत के दलाई लामा, मैं उनके प्यार के काबिल हो गया था। एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता आज भी हैं, करीब 95 बरस के हैं, 96 बरस के हैं, देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, ऋषि तुल्य हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। वो मुझको बच्चे की तरह चाहते हैं। मैंने धर्मपाल जी का आपको इतिहासकार बहुत बड़े थे, उनका नाम बताया आपने। हमारे बिलासपुर शहर में छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासियों की सेवा करने के लिए दिल्ली के एक प्रोफेसर प्रभुदयाल खेरा आए थे, अपनी नौकरी को छोड़कर रिटायरमेंट के करीब। सारी जिंदगी यहीं जंगलों में रह गए, बैगा आदिवासियों की सेवा करते। उनसे बड़ा सेवक हमने नहीं देखा। और जिस झोपड़ी में वो रहते थे, वो झोपड़ी तो गांधी की झोपड़ी से भी ज़्यादा सामान्य और सरल थी। मुझे उनका बहुत प्रेम मिला। हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर के प्रोफेसर महेश दत्त मिश्र थे, वो गांधी जी के सचिव थे। और जब मैं उनके करीब आया तो मुझसे कहते थे कि तुम मेरे लिए गांधी हो, और मुझे बहुत बहुत चाहते थे। वो भी चले गए। और एक और सज्जन है, इन सब से उम्र में बड़े थे। 1857 की लड़ाई में जो स्वाधीनता आंदोलन भारत का अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, कई लोगों ने कुर्बानी की, लेकिन ये विशंभरनाथ पांडे का परिवार था उत्तर प्रदेश में। उस परिवार के 14 सदस्यों को अंग्रेजों ने मार डाला। वो केवल एक बच्चे के रूप में रह गए थे। उनकी माँ उनको छिपा के किसी तरह मध्य प्रदेश लाई, और बाद में वो छिंदवाड़ा में रहे, और फिर आगे चलकर वो दिल्ली में पहुंचे और बहुत बड़े इतिहासकार, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और विचारक रहे। मैं उनके भी करीब रहा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। मेरे अंदर तो आज उत्कंठा है, उत्फुल्लता है, यादें हैं, एक मन में भुरभुरी हो रही है। जब मैं बच्चा था, मैं आपको 1957 की बात बताता हूँ। मैं 1940 में पैदा हुआ। 1957 में मैं 17 बरस का था। 17 बरस की उम्र आज तो ठीक होती है कि लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत से यंत्र हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी है। हमारे समय तो कुछ नहीं था। लेकिन एक समाजवादी नेता जिसे हम राम मनोहर लोहिया कहते हैं, वो हमारे शहर राजनांदगांव में आए और उनका एक भाषण हुआ। वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, वो इस मायने में बड़े नेता भी नहीं थे कि लोग उनको ठीक से नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया
उसने मुझ पर एक असर किया। मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी सही आदमी है, ये सही नेता है, मुझे इसकी बात मानना चाहिए। तब तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया, मैं बच्चा था, वो बहुत बड़े नेता थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस आदमी के रास्ते पर चलूँगा, इसकी बताई किताबें पढ़ूँगा, लिखी किताबें पढ़ूँगा, और मैं एक तरह से उनके करीब आ गया। 1957 में स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ। मैं चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक नुमाइंदे के रूप में, उस पार्टी से जुड़े हुए छात्र के रूप में चुनाव लड़ने पहुंच गया, और मैं चुनाव जीत गया। जब जीत गया तो लोहिया जी को लेकर मेरी समझ और विकसित हो गई कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन एक दिलचस्प घटना भी हुई। 1957 में मध्य प्रदेश में, भारत की जगह और भी, दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा के चुनाव में 1957 में मेरे शहर राजनांदगांव से मेरे पिता, उस वक्त जो पार्टी बनी थी जो आज भाजपा कहलाती है, इसके पहले भारतीय जनसंघ, मेरे पिता भारतीय जनसंघ की टिकट पर राजनांदगांव की विधानसभा के क्षेत्र से चुनाव लड़े। मैं इतना बड़ा समाजवादी हो गया था 17 साल की उम्र में कि मैंने अपने पिता का विरोध किया, और मैंने पब्लिक मीटिंग में भाषण देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार को हराइए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए, हमको समाजवाद को जिताना है। आज मुझे हंसी आती है, उसमें दुख की कोई बात तो नहीं है। मेरे पिता चुनाव हार गए और जो मेरा उम्मीदवार था वो चुनाव जीत गया। लोहिया का नाम सुन के कई लोगों को अचरज लगता होगा, आप जो बहुत से लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी अचरज लगता होगा कि ये इतने बड़े नेता थे तो लोगों को इनका ठीक से परिचय क्यों नहीं था। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं 17 साल का था, तो 17-18 साल की उम्र में एक छात्र के जीवन में क्या होता है, हमारी पिछली पीढ़ी में मैंने देखा। जब 17-18 साल के हुए, हमारे बहुत से बड़े नेता, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, अरविंद घोष थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और तमाम लोग थे। इनके पास साधन था। ये ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, ग्रेट ब्रिटेन गए, और वहाँ इन्होंने पढ़ाई की और बड़े नेता बन के लौटे। क्योंकि उस समय था कि अगर बड़ा बनना है, पढ़ना है, तो यूरोप जाओ, उसमें भी इंग्लैंड जाओ। आज भी तो वही होता है, आज भी तो हर बच्चा अमेरिका, यूरोप यहीं तो जाने की कोशिश करता है। लेकिन तब एक 17-18 साल का लड़का कलकत्ते से पास होकर आया था, और उसके पिता ने कहा कि देखो सब बड़े बड़े नेता वहाँ चले गए हैं, तुम भी इंग्लैंड में जाके पढ़ो, हम तुमको भेज सकते हैं। सोचिए, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उस 17-18 साल के लड़के ने, जिसका नाम राम मनोहर था, उसने अपने पिता से कहा कि मैं पढ़ने तो जाऊँगा लेकिन इंग्लैंड नहीं जाऊँगा। ये इंग्लैंड वाले तो दूसरे के ज्ञान को अपना बना के मार्केटिंग करके बाजार में बेचते हैं, इनके पास अपना खुद का क्या है, जो विचार है वो इस देश में कहाँ है। तो पिता ने पूछा क्या करोगे, तो लड़के ने कहा मैं जर्मनी जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जर्मनी क्यों जाओगे, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी वालों के पास ज्ञान होता है, अंग्रेज तो ज्ञान को चुराता है। वहाँ मार्क्स है, वहाँ एंजल्स है, वहाँ सिगमंड फ्रायड है, वहाँ नीत्शे है, शोपेनहावर है, कांट है, हीगल है, ऐसे तमाम लोगों का ज्ञान जर्मनी में बिखरा पड़ा है, मैं वहाँ जाऊँगा। और वो 18 साल का लड़का जर्मनी गया, और उसने हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, तो कहा कि हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में क्यों जाओगे। तो लोहिया ने कहा कि हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो पढ़ाता है, इसलिए मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। हालांकि लोहिया का विषय इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र था, और आइंस्टाइन फिजिक्स पढ़ाते थे। तो वो अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद आइंस्टाइन की क्लास में जाके बैठ जाते थे, और जो फिजिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिविटी और तमाम तरह के आइंस्टाइन के बाद में प्रिंसिपल्स आए, उनको सबको ध्यान से सुनते रहते थे। और लोहिया ने अर्थशास्त्र में वहाँ से डीलिट, पीएचडी की उपाधि ली, डीलिट की उपाधि ली। और उनका विषय क्या था, भारत में नमक सत्याग्रह। भारत में नमक सत्याग्रह पर उनकी रिसर्च है। गए हैं जर्मनी, अटेंड करते हैं आइंस्टाइन की क्लास, और गांधी जी से प्रभावित होने के कारण नमक सत्याग्रह पे पीएचडी करते हैं। ऐसे आदमी की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। और वर्षों बाद जब लोहिया 1951-52 में एक नेता बन के उभरे, बहुत बड़े नेता नहीं थे,
कोई चुनाव नहीं जीते थे, मेंबर पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन वो अमेरिका गए। वो कई सामाजिक युद्धों को लड़ते रहते थे, रंग भेद के खिलाफ, निग्रो लोगों के खिलाफ जो अमेरिकन अत्याचार करते हैं, सबको लेके यहाँ वहाँ जाते थे। तब वो आइंस्टाइन से मिलने गए, उसी आइंस्टाइन से जिसकी मोहब्बत के कारण वे उसकी फिजिक्स की क्लास को अटेंड करते रहे जर्मनी में अपनी पढ़ाई के अलावा। तो आइंस्टाइन ने उनसे बहुत देर बात की। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक उनसे बात कर रहा है, और बात करने के बाद जब वो छोड़ने आए तो कंपाउंड के दरवाजे तक आ गए। तो पत्रकारों ने पूछा कि ये भारत का नौजवान नेता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप इसको छोड़ने यहाँ तक आ गए, और आपने इसको इतना समय दिया जो कई राष्ट्राध्यक्षों को आप समय नहीं देते हैं। याद रहे, आइंस्टाइन ने जवाब दिया था, संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने जवाब दिया था, वो कवि नहीं था, वैज्ञानिक था। उसने कहा, डॉक्टर लोहिया इज अ जेंटलमैन, आई हैव नेवर मेट अ जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स। डॉक्टर लोहिया एक शरीफ आदमी है, मैंने राजनीति में किसी शरीफ आदमी को नहीं देखा। हम उस आदमी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। मैं भी आपको बताया कि मैं 1957 में उनका भक्त हो गया था। मेरी शादी 1966 में हुई, 1966 में। संयोग से मेरी पत्नी का जो मायका है वो समाजवादियों का है। तो मैंने अपनी पत्नी से बात की शादी के बाद कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी का लेक्चरर था, और तुम कमाओ खाओ और घर चलाओ, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं राजनीति में कमाने नहीं जाना चाहता, गंवाने जाना चाहता हूँ, और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी दिल्ली गए, लोहिया से बात की, उनको पुरानी बातें याद दिलाई, उनके भी परिवार की और मेरी भी। तो उन्होंने हंसने के बाद कहा कि ठीक है, तुम साल भर ठहर जाओ, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, साल भर ठहर जाओ, अगले साल इन्हीं दिनों में आना, लगभग अक्टूबर की बात है, और हम डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो अगला साल नहीं आया। डॉक्टर लोहिया का निधन 12 अक्टूबर 1967 को हो गया। तो मेरे जीवन में एक जो मौका आने वाला था, शायद कह नहीं सकते, वो हाथ से निकल गया। और जब मैं उनसे मिलकर चलने लगा तब उन्होंने मुझसे एक वायदा लिया, बोले सुनो, तुम अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक हो, पढ़ो, लेकिन एक वायदा करके जाओ कि तुम जितनी भी किताबें लिखोगे वो लिटरेचर पर, साहित्य पर नहीं लिखोगे। बहुत लोग लिख रहे हैं, हिंदी में सोशल साइंसेस पर, सामाजिक विज्ञान पर लिखने वाले बहुत कम हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 1966 की। बहुत दरिद्र है हमारा हिंदी का साहित्य सामाजिक विज्ञान में। तुम मुझसे वायदा करके जाओ कि तुम सामाजिक विज्ञान की ही किताबें लिखोगे, और वो भी हिंदी भाषा में लिखोगे। डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ हैं, अब मैं क्या उनसे समझूं या बात करूं। मैंने 30 किताबें लिखी हैं अभी तक, सब हिंदी में लिखी हैं और सब सामाजिक विज्ञान पर लिखी हैं। मैं इस तरह उनकी याद करता हूँ। और अपनी एक छोटी सी पतली किताब उन्होंने मुझको दी थी, मुझे याद है, उस किताब पर एक लकीर लिखी, एक वाक्य लिखा, सेंटेंस, कि जिस दिन ये दुनिया एक कुटुंब बन जाए उस दिन संपूर्ण बराबरी हो जाएगी। वो एक सपना था। खैर, मैं 1957 में स्कूल से कॉलेज आया और साइंस कॉलेज रायपुर में प्री यूनिवर्सिटी क्लास में भर्ती हुआ। हमारे समय में 11 साल का मैट्रिक कोर्स होता था, 4 साल का ग्रेजुएशन होता था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था। जब मैं अपने कॉलेज के परिसर में पहुंचा तो सबसे पहले मैंने उस साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल उमादास मुखर्जी को देखा। अब आप बहुतों को लगा होगा कि अभी मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर रहा हूँ और बहुत से नेशनल लीडर्स की शायद बात करूँ, इसमें प्रिंसिपल कैसे आ गए। ऐसा प्रिंसिपल होता नहीं है, ऐसा प्राचार्य हमने देखा नहीं है। भारत में इन्हें गिने प्राचार्य, इन्हें गिने प्रिंसिपल होंगे जो इतिहास में लीजेंड की तरह होंगे। आप में से जो सुन रहा होगा अपने अपने प्राचार्यों की आप याद करिए। वो छत्तीसगढ़ के उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो पूरे छत्तीसगढ़ में साइंस कॉलेज के नाम से अकेला साइंस का कॉलेज था पूरे छत्तीसगढ़ में। और 1947 में 1947 में उन्होंने फाउंडेशन उसका किया था उस कॉलेज का, और 1957 यानी 10 साल तक वो उसके प्रिंसिपल रहे। उसके आखिरी जब 10 साल थे तब मैं उनके पास पहुंचा। उसके बाद उनका तबादला बहरहाल यहाँ से जबलपुर हो गया। ऐसे प्रिंसिपल थे, एक एक बच्चे को, एक एक स्टूडेंट को लगता था कि जैसे वो पौधा है उनका, उसको माली की तरह पालते थे कि सूख न जाए। एक एक लड़के का भविष्य देखते थे कि देश के लिए कुछ करे। एक एक बच्चे का उनको नाम याद था,
उस समय हम कोई 500 लड़के होते थे साइंस कॉलेज में। पूरे लड़कों की लिस्ट, पूरी टाइम टेबल हर एक क्लास का उनकी टेबल पर होता था और वो सबको भर नज़र देखते रहते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, उनका एडमिशन करने का तरीका अलग था। मैट्रिक के जो मार्क्स मिलते थे उसके बेसिस पर तो एडमिशन होता है, लेकिन वो क्या करते थे कि आपको जितने मार्क्स मिले हैं वो कॉलम नंबर 1 में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ाई के अलावा डिबेट करते थे, ड्रामा करते थे, खेलकूद करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, सोशल सर्विस करते थे, क्या करते थे, ड्राइंग करते थे। तो जितनी अलग अलग गतिविधियाँ होती थी टेक्स्ट की पढ़ाई के अलावा, उसके नंबर अलग मिलते थे। तो मुझे जितने नंबर मिले थे उस नंबर के हिसाब से मैं बहुत ऊपर नहीं था, थोड़ा नीचे था। लेकिन जब एक्टिविटीज़ वाला मामला आया तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में नंबर मुझे मिल गए, तो मैं काफ़ी ऊपर आ गया। तो जो एक्टिविटीज़ में बहुत नंबर ले आते थे बच्चे और ऊपर आ जाते थे, उनकी तरफ उनका बहुत ध्यान रहता था। और एक और ख़ास बात है, एक बार मेरे पिता मुझसे मिलने साइंस कॉलेज आए, तो चपरासी ने कहा कि ऐसे इस कॉलेज में कोई क्लास में नहीं जा सकता, आपको प्रिंसिपल के कमरे में जाना पड़ेगा। वो उनको प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। उन्होंने उनको आराम से बिठाया और बोला, आप अखबार पढ़िए और चाय पीजिए, आपके लड़के का नाम बताइए। उन्होंने मेरा नाम बताया तो उन्होंने चार्ट देखा और कहा कि आपका लड़का इस समय कमरा नंबर 59 में केमिस्ट्री की क्लास में है, वो क्लास चल रही है। इसके ठीक बाद आपका लड़का 69 नंबर के कमरे में फिजिक्स क्लास में जाएगा। वो फिर जब छोटे की तरह अपने लड़के से मिल सकते हैं, करीब आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और मेरे पिता अखबार पढ़ते, चाय पीते उनके कमरे में बैठे रहे 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद मैं उनसे मिल पाया। ऐसा सुना है कोई प्रिंसिपल? ऐसा कोई हो सकता है कि कभी? लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ में साइंस की पढ़ाई का, साइंस के एजुकेशन का जो फाउंडेशन स्टोन रखा, इस सरकार ने क्या किया और लोगों ने क्या किया। उमादास मुखर्जी का बनाया हुआ पौधा है वो, जो वट वृक्ष की तरफ आगे बढ़ा। उस कॉलेज का नाम उमादास मुखर्जी कॉलेज होना चाहिए था। हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी सरकार को, लेकिन हमारी सरकारें तो सरकार होती हैं। उन्होंने एक हॉस्टल का नाम रख दिया, उमादास मुखर्जी हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 1 का। संयोग से मैं उस हॉस्टल का असिस्टेंट प्रीफेक्ट रह चुका था, मैं प्रीफेक्ट भी वहाँ रह चुका था। लेकिन हमारी सरकार के पास, हमारे प्रदेश के पास विधायकों के नाम पर तो विश्वविद्यालय रखने की फुर्सत है, जो भारत के अलावा, हमारे प्रदेश के अलावा कहीं आपने सुना नहीं होगा। लेकिन जिस प्रिंसिपल ने अपने खून पसीने से एक कॉलेज खड़ा किया, हजारों बच्चों का भविष्य बनाया, वो हजारों बच्चों में सैकड़ों तो भिलाई स्टील प्लांट और कोरबा बड़े बड़े कारखानों के इंजीनियर बने, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके पढ़ाए हुए लड़के। उसके नाम से एक हॉस्टल, और उनका जो घर था, हमारे लिए हमारे प्रिंसिपल का घर आत्मा का केंद्र था। हमको लगता था कि हमारी जिंदगी यहाँ धड़कती है, बहुत सी यादें थी। उस घर में एक विधायक रहने लग गए, उस घर में किसी वर्क कमेटी का चेयरमैन रहने लग गया। उस घर की इतनी दुर्दशा है कि आंखों से आंसू आते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। मैं इंग्लैंड में गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, नियुक्त होते हैं, उनको सरकारी मकान मिलते हैं, यूनिवर्सिटी के मकान मिलते हैं। नेम प्लेट उनके मकान के सामने लगाई जाती है। उस नेम प्लेट में जो जिस वक्त जो रहता है उसका नाम आखिरी में होता है, और उसके पहले वो मकान जिनको जिनको अलॉट हो चुका होता है सबके नाम रहते हैं। इसको कहते हैं इतिहास। इतिहास को वर्तमान बनाने की तमीज़ तो हमको अंग्रेजों से सीखनी चाहिए, हमको तो कुछ आता नहीं। कैसी सरकार है, कैसे हम लोग हैं, हमने क्या क्या किया है उनके साथ। उमादास मुखर्जी से बेहतर मैंने तो कोई प्राचार्य न देखा न सुना। और वो अकेले नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज को प्रोफेसर योगानंदम ने बनाया, हमारे दुर्गा कॉलेज को प्रोफेसर रामचंद्रन ने बनाया है। मैं रायपुर का हूँ, मुझे नहीं पता कि योगानंदन के नाम से कोई बड़ी संस्था बनी है। मुझे नहीं मालूम कि प्रोफेसर रामचंद्रन की याद हम किस तरह से अपने दिल से, दिमाग से लगाए हुए हैं, दुनिया के सामने उसको कुछ कह सकते हैं। इसीलिए तो हमारे भारत के जो पहले 200 विश्वविद्यालय दुनिया के हैं, उसमें हमारा कोई नंबर नहीं है। शिक्षा की हमने बहुत बड़ी उपेक्षा की है। बहरहाल एक और घटना आपको बताता हूं। 1957 में ही 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका शताब्दी समारोह हुआ।
और उस समय अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई रायपुर में। सभी कॉलेज के बच्चे आए थे और चूंकि मैं बोलने का मुझे चस्का था और लोग जानते थे कि मैं उसमें जा सकता हूं, तो मुझे भेजा गया। संयोग से मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, फर्स्ट आया मैं। और बहुत बड़ी शील्ड, प्रिंसिपल साहब जो मुखर्जी का नाम आपने लिया, वो अपनी कार MPF 220 मुझे अब तक याद है, चला के ले गए थे मुझे भी। दूसरे तीसरे चौथे दिन कभी एक चपरासी आया संस्कृत कॉलेज से और बोला आपको रजनीश सर बुला रहे हैं। मैं किसी रजनीश सर को नहीं जानता था। मैं घबराया कि ये कौन है। मगर मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक प्रभावशाली प्रोफेसर साहब थे, वो बैठे थे। उन्होंने मुझको बुलाया और मेरी पीठ ठोकी। बोले तुम बहुत अच्छा बोलते हो। मैं बहुत खुश हो गया। बोले मैंने कल तुम्हारा, उस दिन मैंने तुम्हारा भाषण सुना और बहुत अच्छा बोलते हो। तो मुझे लगा मैं आसमान पे आ गया। फिर बोलते हैं कि तुम बोलते तो बहुत फालतू, शैली थी, कंटेंट तो कुछ नहीं था। तो मुझे लगा मैं स्वर्ग से नीचे गिरा तो खजूर में नहीं अटका, जमीन पर गिर गया। मैं कहा सर मैं क्या करूं? तूने कहा देखो किताबें पढ़ा करो, बोलो इस तरह के लोगों को याद रहे कि तुमने कुछ बोला है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जब तक कंटेंट नहीं होगा जीवन में तुम बोलोगे क्या करोगे? तो मैं कहा सर मुझे बताइए। सर ने मुझे किताब दी, बार बार किताब देते थे, बार बार बोलते थे पढ़ के आओ, बार बार कहते थे कि तुमने क्या समझा। और बोले अब जब कभी आगे कहीं बोलने जाओगे तो मेरे पास आना, पहले तैयार करना, तैयार करने के बाद में रट लेना पूरा भाषण। रटना बहुत जरूरी है। और उस बाद शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाना और देखना कि तुम जब बोलते हो तुम्हारा चेहरा कैसे बनता है। ऐसा चेहरा तो नहीं बनता कि लोग हंसते होंगे। ये सब अलर्टनेस के साथ मैंने बोलना सीखा और बोलते बोलते मैं काफी दिन बोलता रहा और आखिर में वो चले गए। उनका भी तबादला जबलपुर हो गया। 1 साल बाद मुझे जबलपुर बुलाया गया। उमादास मुखर्जी जो मेरे प्रिंसिपल थे वहाँ चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भाषण देने हमारे कॉलेज में आओ। जबलपुर में गया और वहाँ भी मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और जब मैं हिस्सा लेकर के वहाँ से निकला तो एक प्रोफेसर साहब उठे और उन्होंने मेरी पीठ ठोकी। वो रजनीश जैन थे और उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम अपने बुजुर्गों की बात को मानते हो, ये तुम्हारा गुण मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने साल भर मेरी मेहनत को सार्थक कर दिया। मित्रों, रजनीश जैन कोई नहीं थे, संसार प्रसिद्ध ओशो थे। अब मुझे ओशो की याद आ रही है, उनका संपर्क मुझे याद आ रहा है। वो मैंने आपसे बातें कही, और भी कुछ बातें होंगी फिर कभी कर लेंगे।